दोस्तों, कल हमने देखा कि इस तरीके से समर ने सब कुछ संभालने के बाद कियारा की तलाश में आगे की यात्रा शुरू कर दी थी। अब देखना था कि वो कियारा को ढूंढ पाएगा या नहीं। चलिए, आज के एपिसोड 205 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। चलिए, एक बार फिर से आपका सुकून एफएम चैनल पर मैं मनदीप स्वागत करता हूं। हम सुन रहे हैं सीक्रेट घर जमाई कहानी, एपिसोड नंबर 205। शुरू करते हैं कहानी। उसी समय वहां से 30,000 किलोमीटर दूर एक अलग ही नाटक चल रहा था। कियारा, उसकी मास्टर विक्रांत और पवन ईगल राजवंश के प्रिंस शुभराज एक विशाल 10,000 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहे थे। रास्ते में उनका सामना आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 5वें स्टेज के एक राक्षसी जीव से हुआ। शुभराज के साथ चल रहे दो एल्डर राक्षसों ने, जो खुद आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 5वें स्टेज पर थे, उन्होंने सिर्फ एक हाथ के प्रहार से उस विशाल जानवर को मार गिराया। ये पावर देखकर डार्क आइज सेक्ट के सेक्ट मास्टर की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने कियारा को अपनी तरफ खींचा और फुसफुसा कर कहा, कियारा देखो, शुभराज कितना पावरफुल है। अगर तुम उससे दोस्ती कर लो तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। मास्टर की बातों से कियारा के चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। उसके मास्टर का स्वाभिमान पूरी तरह मर चुका था और वो अब सिर्फ एक अमीर बॉडीगार्ड की तलाश में थी। लेकिन कियारा का दिल अड़िग था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और दृढ़ता से कहा, मास्टर, फिर कभी ऐसी कोई बात मत कहना। आपको पता होना चाहिए, मैं सूर्य मिस्टिक किंगडम में अपने पति समर को ढूंढने आई हूँ। तभी आगे चल रहे शुभराज के कानों में बात पड़ गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। कियारा की बेरुखी के कारण अब साफ था, ये नाम समर था। ईर्ष्या की आग में जलते हुए शुभराज ने अपने गार्ड से कहा, अंकल, ऑर्डर जारी कीजिए। सूर्य मिस्टिक किंगडम में समर की खोज कीजिए। मुझे देखना है कि आखिर ये आदमी कौन है जिसे कियारा इतना प्यार करती है। उसकी बात सुनते ही रक्षक ने आकाश में एक जादुई तीर छोड़ा। वो लाल रोशनी में फट गया, जो पवन ईगल राजवंश के सभी सैनिकों के लिए समर को खोजने का संकेत था। 5 मिनट बाद उनका उड़ता हुआ जहाज एक दोराहे पर रुका। तभी शुभराज ने अपने एल्डर गार्ड से पूछा, अब हमें किस तरफ जाना चाहिए? एल्डर गार्ड ने कहा, बाएं तरफ 5 पॉइजन सिटी है और दाएं तरफ स्काई रेड सिटी। तभी कियारा का दिल जोरों से धड़का। उसने एक तेज अंतर्ज्ञान हुआ कि समर बाएं तरफ है और जहाज के आगे आई और उसने पहली बार शुभराज से बात करके कहा, चलो 5 पॉइजन सिटी चलते हैं। वहीं शुभराज खुश हो गया कि कियारा ने उससे बात की है। वो सहमत होने ही वाला था कि उसके एल्डर गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आगे से आते हुए प्रिंस से कहा, प्रिंस, मुसीबत है। बाईं तरफ एक विशाल राक्षसी लहर है। लाखों राक्षस हैं और उनका नेतृत्व एक आत्म रॉयल किंगडम के 6ठे लेवल का जानवर कर रहा है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें दाईं तरफ चलना होगा। आत्म रॉयल किंगडम के 6ठे स्टेज का नाम सुनकर शुभराज का रंग उड़ गया। कियारा को खुश करने की बात अलग थी, लेकिन अपनी जान गंवाना भी बात अलग थी। दूसरी, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जहाज को दाईं तरफ स्काई रेड सिटी की तरफ मोड़ दिया। कियारा विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसकी मास्टर ने उसे रोक कर कहा, कियारा, मूर्ख मत बनो। हम शुभराज की दया पर हैं। अगर तुमने जीत की तो वो हम सबको मार डालेगा। कियारा ने मन में भारी सी आह भरी और चुप हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि अब वो समर से दूर जा रही है। उसी क्षण 5 पॉइजन सिटी में समर के सीने में एक टीस उठी। उसे लगा जैसे कोई अपना उसके बहुत करीब और दूर चला गया हो। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, उसको सहलाने लगी। तभी जिया ने उसको देखा और चिंता में पूछा, समर, क्या हुआ? समर ने आकाश की तरफ देखकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। वो शहर के मेन सड़क पर चल रहे थे। दो महिलाओं ने उनका रास्ता रोक लिया। एक काले कपड़ों में नकाब में थी, जिसका शरीर बड़ा अट्रैक्टिव था, और दूसरा एक लंबी तलवारधारी दासी। नकाबपोश महिला ने मोहक आवाज में कहा, मैंने अभी तुम्हें 10वें रैंक के शैतान को हराते देखा। मैं तुम में दिलचस्पी रखती हूँ। क्या तुम मेरे गार्ड बनना चाहोगे? समर ने ऊब कर हाथ हिलाकर कहा, माफ कीजिएगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो मुड़कर जाने लगा। महिला हैरान रह गई। उसने पीछे से आवाज देकर कहा, रुको, अगर तुम मेरे सेवक बनोगे तो मैं तुम्हें आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 6ठे स्टेज की तकनीक दूंगी। उसकी बात सुनकर आसपास की भीड़ में कोहराम मच गया। आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 6ठे स्टेज की तकनीक, ये किसी खजाने से कम नहीं थी। लोग समर को जलन से देखने लगे थे और बोले, अरे मूर्ख मत बनो दोस्त, बात मान जाओ इनकी। लेकिन समर के लिए कचरे के समान था। उसके पास अमर लेवल की तकनीक थी। उसने बिना मुड़े कहा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे परेशान मत करो। उसकी बात सुनकर उस महिला की दासी ने गुस्से में तलवार निकाली, लेकिन नकाबपोश महिला ने उसे रोक दिया।
उसने मुस्कुराकर कहा, ये आदमी अभिमानी है, शायद वो मेरी पहचान का अंदाजा लगाने के बाद भी नहीं डर रहा। मुझे ये पसंद आया, इसका पीछा करो, मैं इसके बारे में सब जानना चाहती हूँ। वहीं उधर सलोनी ने समर को चेतावनी देकर कहा, समर, वो हाई लेवल राजवंश की कोई बड़ी हस्ती है, तुमने उसे नाराज क्यों किया? लेकिन समर ने आगे से लापरवाही से कहा, हाई लेवल के राजवंशों में ऐसी क्या खास बात है? अगर उन्होंने मुझे परेशान किया तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उनका ग्रुप एक अजीबोगरीब बिल्डिंग के सामने पहुंचा, मून पब। ये 5 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से कीमती सिल्वर सीडर लकड़ी से बनी थी, जो उसकी अपार प्रॉपर्टी को दर्शा रहा था। ये मून बिजनेस अलायंस की ब्रांच थी, जो एक एंशिएंट और रहस्यमयी संगठन था। समर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को महसूस किया कि अंदर कई पावरफुल आत्म रॉयल किंगडम लेवल के फाइटर मौजूद थे। उसने अपने साथियों को चेतावनी देकर कहा, सब लोग अपनी आभा छिपा कर रखना, और बिल्डिंग के अंदर कदम रख दिया। वो अंदर से माहौल गर्म था, हर कोई एक ही सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहा था, और वो समर था। एक आत्म साधक ने अपने साथियों से कहा, अरे क्या तुमने सुना, समर ने मैट्रेट और जल शीत राजवंश के एम्प्रेस को मार डाला। उसके पास खड़े आदमी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ यार, वो तो असली शैतान है, उसने व्हाइट हेयर शैतान को भी मार गिराया। एक और आदमी ने धीरे से कहा, वो अजय है, लेकिन उसके दुश्मन भी बहुत हैं। भीड़ समर को एक क्रूर किलर और शैतान मान रही थी। उन्हें नहीं पता था कि जिस शैतान की वो बातें कर रहे हैं, वो उनके बीच ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। जिया और सलोनी ने उन लोगों को तिरस्कार से देखा, क्योंकि वो जानती थी कि समर ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उन लोगों को मारा है। वहीं बिल्डिंग की निचली 4 मंजिलें खचाखच भरी थी। समर विवाद से बचने के लिए सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, ताकि 5वीं मंजिल पर जा सके। जैसे उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, वो हैरान रह गया। सीढ़ियां साधारण लकड़ी की नहीं, बल्कि क्रिस्टल वुड की बनी थी, जो बहुत ही दुर्लभ और मजबूत होती है। यह जगह वाकई साधारण नहीं थी। जैसे वो 5वीं मंजिल पर पहुंचे, एक काले कपड़े पहले वेटर ने उन्हें रोक कर कहा, खिड़की वाली वीआईपी मेज के लिए 100 एम्पर लेवल के लाइफ पत्थर लगेंगे। ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन वेटर ने बताया कि इसमें 2 फ्री जानकारियां शामिल है। समर समय बचाने के लिए तुरंत भुगतान करने लगा। वो अपनी मेज पर बैठे समर ने वेटर से पूछा, मुझे पवन ईगल राजवंश के बारे में जानकारी चाहिए दोस्त। तब वेटर ने माफी मांगकर कहा, ऐसी जानकारी सिर्फ हमारे संत के पास है, जो अभी स्पाइडर महल में गई हैं। वहीं उधर स्पाइडर महल में स्पाइडर राजवंश का एम्परर और उसकी बेटी वो नकाबपोश प्रिंसेस जिसने समर को रोक लिया था, एक सफेद ड्रेस वाली महिला के सामने खड़े थे। वो महिला इतनी सुंदर थी कि एम्परर भी उसे देखकर मोहित हो गया। वो मून संत थी, मून बिजनेस अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव। तभी एम्परर ने उससे मदद मांग कर कहा, राक्षसी लहर आ रही है, प्लीज हमारी सहायता करें। लेकिन आगे से संत ने मना कर दिया, क्योंकि उसका अलायंस युद्ध में भाग नहीं लेता था। लेकिन उन्होंने एक सलाह देकर कहा, फाइव पोजन सिटी के ईस्ट हिस्से में एक असाधारण व्यक्ति है, सिर्फ वही स्थिति पलट सकता है। तुम्हारी बेटी उससे मिल भी चुकी है, वही उसे अपना गार्ड बनाने की कोशिश भी कर रही थी। ये कहने के बाद वो वहां से निकल गई। वो प्रिंसेस समझ चुकी थी कि समर संत के बारे में बात कर रही थी। संत के जाने के बाद प्रिंसेस ने एम्परर को समर के बारे में बताकर कहा, वो समर है, उसने 10वें शैतान को भी हरा दिया। उसकी बात सुनकर एम्परर हैरान रह गया, क्योंकि समर ने उनके सहयोगी पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश के रिश्तेदारों को भी मारा था। लेकिन अपनी बेटी और संत की सलाह मानकर एम्परर ने फैसला करके कहा, हम समर को अपनी तरफ लेकर आएंगे, चाहे इसके लिए पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश से दुश्मनी ही क्यों ना हो जाए। वहीं इधर मून पब में समर अपनी मेज पर बैठा था, तभी एक सफेद ड्रेस वाली महिला चंद्रसंत वहां आ गई। उसको देखते ही समर सन्न रह गया। वो बिल्कुल पृथ्वी पर उसकी दोस्त प्राची देसाई जैसी लग रही थी। समर ने उसको देखकर भावुक होकर कहा, प्राची, क्या ये तुम हो? लेकिन आगे से संत ने उसे घूर कर कहा, मैं कोई प्राची व्राची नहीं हूं, मेरा नाम देविका है, मुझे इतनी प्राची व्राची मत कहो। समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि वो प्राची जैसी दिखती थी, लेकिन उसका व्यवहार और आभा पूरी तरह अलग था। उसने माफी मांगी, लेकिन अजीब बात यह थी, संत को भी समर को देखकर एक विचित्र अपनापन महसूस हो रहा था। तभी समर ने अपनी भावनाओं को किनारे किया और काम की बात पर आकर बोला, मून संत, मैं पवन ईगल राजवंश के प्रिंस और कियारा के बारे में जानना चाहता हूँ, वो अभी कहाँ है? संत ने अपनी अंगूठी से एक छोटा सा चांदी का मिरर निकाला। मिरर की सतह बर्फ की तरह चमक रही थी, जो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थी। मिरर के पीछे भाग्य का त्रिकोण, सामने चंद्रमा का प्रतीक था। उसको देखते ही सलोनी की आंखों में आश्चर्य भर गया। उसने धीरे से कहा, यह कैसे संभव है? यह मूल मिरर है, एक पुरानी संत खजाना जो 10,000 साल पहले चोरी हो गया था।
समर समझ गया। मून बिजनेस अलायंस की पावर का राज यही मिरर है। उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। समर ने आदरपूर्वक कहा, मून संत, यदि आप कियारा को ढूंढ सके तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। संत ने मिरर से प्रश्न पूछा। मिरर की धुंधली सतह साफ हो गई। उस पर कियारा का चेहरा उभर गया। वो किसी शहर के एक होटल के बाहर खड़ी थी। उसके साथ उसकी मास्टर और वो पवन ईगल प्रिंस भी था। उसको देखते ही समर ने उत्तेजित होकर चिल्लाकर कहा, हनी हनी, मैं ये समर हूं। लेकिन कियारा ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जिससे समर ने हताश होकर मुन संत से पूछा, वो मुझे सुन क्यों नहीं पा रही? संत ने समझा कर कहा, मिरर सिर्फ छवि दिखाता है, इससे बात नहीं की जा सकती। कियारा यहाँ से 1 लाख किलोमीटर दूर स्काई रेड सिटी में है। उसकी बात सुनकर समर तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी मुट्ठी भींच कर कहा, मैं अभी वहां जा रहा हूं। वो तुरंत स्काई रेड सिटी जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी मून संत ने उसे रोक कर कहा, तुम नहीं जा सकते। बाहर लाखों राक्षसी जानवरों की लहर है, जिसका नेतृत्व एक छठे स्टेज का जानवर कर रहा है। अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओगे। हमारा अलायंस लड़ाई में मदद नहीं करता। समर ने मुट्ठी और जोर से भींच ली। वो असहाय महसूस कर रहा था। वहीं मिरर में कियारा की छवि गायब हो गई। लेकिन समर के मन में उस प्रिंस के लिए गुस्सा भर गया था। वो उसकी पत्नी के इतने करीब खड़ा था। तभी उसे एक विचार आया, अगर ये मिरर कियारा को दिखा सकता है तो वो क्या पायल और नन्ही सिमू को भी दिखा सकता है? वो उन्हें ढूंढने ही तो इस ग्रह पर आया था। ये याद आते ही समर ने मुस्कुराकर मून संत से कहा, संत, मुझे याद है, 2 सवाल फ्री थे। मेरा दूसरा सवाल है, पायल और नन्ही सिमू कहाँ है? मिरर फिर से एक्टिवेट हो गया। इस बार जो दृश्य देखा उसे समर का दिल तोड़ दिया। एक जर्जर पुराना कमरा दिखाई दे रहा था। वहां एक कढ़ाई में दलिया पक रहा था। पायल फटे पुराने कपड़ों में थी। वो हाथ में नन्ही सिमू को पकड़े हुए थी। दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रही थी। उनकी त्वचा भी पीली पड़ गई थी। नन्ही सिमू भी कुपोषित लग रही थी। उसको देखकर समर की आंखों में आंसू आ गए। उसकी प्रिंसेस जैसी पत्नी और बेटी कैसी हालात में पड़ गई थी। समर ने अपने साथियों से पूछा, ये जगह है कहाँ? लेकिन न जिया और न सलोनी स्काई शैडो एम्पर उस जगह को पहचान पाई। समर ने हताश होकर मून संत की तरफ देखकर पूछा, संत, आप तो जरूर जानती होगी ये जगह कौन सी है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसके लिए मैं आपको कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन आगे से संत ने मना कर दिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तभी समर ने अपना आखिरी दांव चला। उसने अपनी उंगलियों के बीच गोल्डन ज्वाला प्रज्वलित की, जिसको देखकर मून संत की आंखें फैल गई। उसने हैरान होकर कहा, ये गोल्डन संत की ज्वाला है, तुम्हारे पास कैसे आई? तभी समर ने अपनी गोल्डन एल्केमी भट्टी भी निकाल ली। इसे निकालने वाली संत आभा ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। उसको देखते ही मून संत ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम एक अल्केमिस्ट हो, ठीक है, मुझे एक खास अमृत चाहिए। अगर तुम उसे बनाने में मदद करो तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो जगह कौन सी है। उनमें सौदा पक्का हो गया। मून संत ने मिरर में ध्यान लगाया। छवि बदली और एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। 1 लाख मीटर ऊंचा यह फायर रॉयल पर्वत था, जहां पर ग्रह का शासक क्रिम्सन फायर एम्परर था। समर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने दहाड़ कर कहा, धिक्कार है उस क्रिम्सन फायर एम्परर पर। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से नौकरों जैसा काम करवाने की। एक दिन मैं उसके पहाड़ को राख में मिला दूंगा। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी, पब में मौजूद सभी लोग सुनाई दे लेने लगे। ग्रह के शासक का ऐसा अपमान। तभी पास की मेज पर क्रिम्सन फायर एम्परर का एक भक्त खड़ा हुआ। उसने समर पर चिल्लाकर कहा, ए कमीने, हमारे एम्परर के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? समर ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, मरना तो तुम चाहते हो। उसने मुंह से गोल्डन एनर्जी की किरण थूकी। वो किरण सीधे उस आदमी के गले के आर पार हो गई और धड़ाम से नीचे गिरकर मर गया। तभी उसके 5 साथी तलवारें खींचकर समर पर झपटे मारने लगे। अरे दोस्तों, इसे मार डालो। लेकिन समर ने पलक झपकने की देरी नहीं की। उसने एक विशाल दिव्य हथेली बनाई और उन 5 को एक ही वार में कुचलकर खून की धुंध में बदल दिया। समर ने उनकी आत्माएं भी नष्ट कर दी। ये सब देखकर बाकी लोग डर के मारे कांपने लगे। भीड़ ने समर को चेतावनी देकर कहा, अगर कोई और क्रिम्सन फायर एम्परर का पक्ष लेगा तो उसका भी हश्र यही होगा। तभी जिया ने उसे शांत करवाने की कोशिश करके कहा, समर, इतना आवेश ठीक नहीं है। क्रिम्सन फायर एम्परर आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 9वें स्टेज का मास्टर है। हम अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। समर ने जिया के गाल पर थोड़ा सा थपथपाया और गौर से कहा, मेरी चिंता मत करो। अब हम सूर्य मिस्टिक किंगडम में हैं। ये सूर्य एम्परर का इलाका है। यहाँ क्रिम्सन फायर एम्परर प्रवेश नहीं कर सकता। और जिस दिन मैं यहाँ से निकलूंगा, मेरे पास सूर्य एम्परर की विरासत होगी। तब मैं उसे मार डालूंगा। ये कहकर समर ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग धधक रही थी।
उसे पता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन अब उसे मंजिल मिल गई है, फायर रॉयल पर्वत। तभी अचानक पब के बाहर भारी कदमों की आहट आई। काले कवच पहने 10 सैनिक ऊपर आ गए। उनका लीडर वही छोटे बालों वाला कमांडर था जिसे शहर के एंट्री गेट पर समर मिला था। वो पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश से था। कमांडर ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 5 पॉइजन सिटी के अंदर लड़ने की? इसे पकड़ लो। ये कहकर उसने अपने सैनिकों को समर को पकड़ने का इशारा किया। उसकी बात सुनकर आगे से समर ने लड़ने के लिए तैयार की, लेकिन इससे पहले कुछ करता एक नकाबपोश महिला आगे आ गई। उस महिला ने ठंडे लहजे में कहा, ये स्पाइडर राजवंश का इलाका है, तुम्हें यहाँ गड़बड़ी करने की इजाजत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। कमांडर ने उस महिला को तुरंत पहचान लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, स्पाइडर प्रिंसेस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो स्पाइडर प्रिंसेस को यहाँ देखकर हैरान हो गया था। वहीं सबर भी हैरान था। ये वही महिला थी जिसने उसे सड़क पर गार्ड बनने की पेशकश की थी। वो वास्तव में स्पाइडर राजवंश की प्रिंसेस थी। तभी प्रिंसेस ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, 5 पॉइजन सिटी का ईस्ट एरिया स्पाइडर वंश का है। तुम पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश के कमांडर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरे मेहमान को पकड़ने की? वो जानते थे कि यह कमांडर समर को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि अपने एम्परर के चचेरे भाई संजीव की मौत का बदला लेने आया था। प्रिंसेस ने हवा में हाथ उठाया, कमांडर को एक स्पिरिचुअल थप्पड़ मारा। चटाक की आवाज के साथ कमांडर का चेहरा सूज गया। वो सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। प्रिंसेस ने फिर हाथ हिलाया और एक विशाल एनर्जी हथेली से बाकी सैनिकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो सड़क पर गिरकर मर गए। आसपास की भीड़ यह देखकर स्तब्ध रह गई थी। तभी प्रिंसेस ने फिर से अपना मुंह खोला और एक स्पाइडर का जाला थूका। पब की सारी गंदगी और खून साफ कर दिया। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए समर की तरफ मुड़ी। उसने समर से कहा, मुझे खेद है आपको परेशानी हुई। अब जब आप मेरी पहचान जानते हैं तो आपको फिर से अतिथि मंत्री बनने का इनविटेशन देती हूँ। आगे से समर ने सिर हिलाकर कहा, मैंने पहले ही मना कर दिया था। मुझे किसी ग्रुप, सेक्ट या एम्परर में शामिल होने का कोई इंटरेस्ट नहीं। रही बात पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर की, तो अगर उसने मुझे परेशान किया तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस ने आह भरी और धीरे से कहा, समर तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन सुनो, मेरे पास एक जानकारी है। तुम कियारा को ढूंढ रहे हो ना? उसकी बात सुनकर समर की आंखें चमक उठी। तभी प्रिंसेस ने अपना तुरुप का इक्का फेंक कर कहा, कियारा इस समय स्काई रेड सिटी में है। वहां हमारे स्पाइडर राजवंश की सेनाएं तैनात हैं। यदि तुम मेरे मंत्री बनते हो तो मैं अभी संदेश भेजकर अपने लोगों को कियारा की गुप्त रक्षा करने का ऑर्डर दे सकती हूँ। यह समर के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन था। वो यहाँ फंसा था और कियारा दूर थी। समर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे लोग उसकी रक्षा कर पाएंगे? स्पाइडर प्रिंसेस ने उसे भरोसा दिलाकर कहा, वहां हमारे पास रॉयल लेवल के 3 मास्टर है। वो आसानी से कियारा की रक्षा कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने कहा, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसकी बात सुनते ही स्पाइडर राजवंश ने उस पर एक साउंड ट्रांसमिशन मुहर निकाली और स्काई रेड सिटी में अपने सैनिकों को ऑर्डर भेजा, कियारा की हर कीमत पर रक्षा करो। खजाने छोड़ दो, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। यह सब देखकर समर ने राहत की सांस ली। उसे एक पावरफुल सहयोगी मिल गया था। तभी पब के बाहर शोर आया। समर ने खिड़की से देखा, सैकड़ों कवचधारी सैनिकों ने मून पब को घेर लिया। उसका नेतृत्व पर्पल कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था, जिसकी आंखों में बिजली कौंध रही थी। उसकी छाती पर 3 पर्पल स्कॉर्पियन भी खड़े थे। उनको देखते ही स्पाइडर प्रिंसेस ने घबरा कर कहा, अरे ये तो पर्पल स्कॉर्पियन सलाहकार है। वो 5वें स्टेज का फाइटर है। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे अपने पापा को बुलाना होगा। लेकिन सलाहकार ने पब को सील कर दिया। उसने बाहर से धड़ाक कर कहा, समर, तुमने मेरे कजन भाई को मारा। बाहर आओ और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी आवाज सुनते ही भीड़ कांप उठी। आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 5वें स्टेज का फाइटर समर के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी सभी ने देखा कि समर बिल्कुल शांत था। समर ने स्पाइडर प्रिंसेस से कहा, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहते हुए वो बाहर जाने लगा। तभी मून सन चुपचाप उसके पीछे हो ली। पब के बाहर सलाहकार ने समर को देखकर कहा, समर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आगे से अभी समर अपनी एनर्जी एकत्रित कर रहा था। तभी अचानक मून संत उनके सामने आ खड़ी हुई। उसने सलाहकार को एक ठंडी नजर से देखा और हवा में एक थप्पड़ मारा। एक विशाल मून पाम प्रकट हुई जो चांदनी से चमक रही थी। आगे से सलाहकार ने अपनी तकनीक पर एक विशाल पर्पल स्कॉर्पियन का इस्तेमाल किया, लेकिन मून पाम ने उसे कांच की तरह चकनाचूर कर दिया और सलाहकार को सीधे जमीन के अंदर गाड़ दिया। 5 पॉइजन सिटी की अभेद्य सड़क पर एक गहरा गड्ढा बन गया।
जिसमें वो पावरफुल सलाहकार अधमरी हालात में पड़ा था। ये देखकर वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सबने मून संत को भय और आदर से देखा। वो सिर्फ एक पब के मालकिन नहीं थी, वो मून बिजनेस अलायंस की संत थी, जिसके पीछे असली संतों की पावर थी। इसके बाद संत ने सैनिकों से पूछा, क्या तुम लोग अभी मरना चाहते हो? वो उसकी बात सुनते ही सैनिकों ने डर के मारे कांपने लगे और अपने सलाहकार को गड्ढे से निकलकर भाग खड़े हुए। तभी समर ने संत का शुक्रिया अदा करके कहा, मून संत आपका धन्यवाद, आपने मेरी परेशानी कम कर दी। मून संत ने लापरवाही से कहा, वो अपनी मौत मांग रहा था, इसमें तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। संकट पूरी तरह टल चुका था। तब स्पाइडर प्रिंसेस ने आगे आकर समर से कहा, समर अब तुम हमारे गेस्ट हो, मेरे साथ चलो, हमने महल में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया। उसकी बात सुनकर समर हल्के से मुस्कुराया। फिर समर और उसके साथ के साथी प्रिंसेस के साथ स्पाइडर राजवंश के महल की तरफ बढ़ने लगे। ये महल शहर के ईस्ट हिस्सों में रातों रात बनाया गया था। हजारों वर्ग मीटर में फैला यह महल विभिन्न मेट्रोइड से बना था और बहुत विलासी था। जैसे ही समर ने महल में कदम रखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी स्पिरिचुअल संवेदनशीलता ने उसे चेतावनी दी। उसने महसूस किया कि महल के नीचे कुछ बहुत बड़ा और रहस्यमय है, शायद कोई एंशियंट खजाना या पावर। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से जमीन के नीचे टटोलने की कोशिश की। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक सफेद गुबंद जैसी एनर्जी प्रकट हुई। उसने समर की स्पिरिचुअल एनर्जी को झटके से वापस धकेल दिया। समर लड़खड़ाया और उसके माथे पर पसीना आ गया। यह कोई नॉर्मल महल नहीं था। यहाँ कुछ ऐसा छिपा था जो रॉयल लेवल की पावर को भी चैलेंज कर सकता था। समर ने जिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में सत्ता और जिज्ञासा दोनों थी। गेस्ट बनना शायद उतना आसान नहीं हुआ जितना उसने सोच लिया था। वहीं स्पाइडर राजवंश के नए महल में प्रवेश करते ही समर अचानक रुक गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। तब स्पाइडर प्रिंसेस ने उससे पूछा, समर क्या हुआ, तुम अचानक क्यों रुक गए? समर ने पसीना पोंछकर मुस्कुरा कर कहा, प्रिंसेस, महल के नीचे जरूर खजाने दबे होंगे, है ना? वरना आप लोगों ने इतनी जल्दी में इतना बड़ा महल क्यों बनवाया होता? उसकी बात सुनकर प्रिंसेस दंग रह गई। यह उनका सबसे बड़ा सीक्रेट था। उसके पापा स्पाइडर राजवंश के एम्परर ने 5 सिटी पॉइजन्स के नीचे एक एंशियंट खजाना खोजा था, जो सूर्य एम्परर के एक एक्स कमांडर का था। उन्होंने इसे छिपाने के लिए रातों रात वहां महल बनवा दिया, लेकिन कोई भी अभी तक वहां पहुंच नहीं पाया था। प्रिंसेस ने एक्सेप्ट करके कहा, तुम सही हो, मेरे पापा ने यही कहा था, तुम वाकई बहुत काम के हो। चलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो महल के अंदर एक भव्य हॉल में पहुंचे, जहां स्पाइडर के आकार की कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। वो स्पाइडर राजवंश का एम्परर था, आत्म रॉयल किंगडम लेवल के छठे स्टेज का फाइटर। एम्परर ने समर को देखते ही उसका स्वागत करके कहा, समर, मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। महल के नीचे एक एंशियंट खजाना है, लेकिन हम उसकी व्यू रचना नहीं तोड़ पा रहे। बाहर लाखों राक्षसियों की लहर आ रही है, और वो भी इसी खजाने के लिए यहाँ आए हैं। समर समझ गया, स्थिति गंभीर थी, इसलिए उन्होंने जल्दी नहीं की तो राक्षस पहले वहां पहुंच गए तो क्या होगा। इसके बाद एम्पर ने उन्हें एक सीक्रेट सुरंग से अंडरग्राउंड महल तक लेकर जाने की पेशकश की, और पूरे खजाने को जहां पर एक घेरा हुआ था। तभी काले पिल्ले ने उत्साह में चिल्लाकर छलांग लगाकर कहा, यह खजाना मेरा है। लेकिन गुमंद ने उसे पीछे फेंक दिया। समर ये देखकर हैरान था कि उसके साथी भी हैरानी से आगे देख रहे थे। तभी एम्परर ने समर को एक ऑफर देकर कहा, समर, तुम एक व्यू रचना एक्सपर्ट हो। अगर तुम इसे तोड़ देते हो तो इस खजाने का 1/3 हिस्सा तुम्हारा होगा। यह बहुत बड़ी ऑफर थी। समर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया और व्यू रचना में खामियां ढूंढ निकाली। अपनी गोल्डन ज्वाला और ड्रैगन बोन का इस्तेमाल करके उसने कुछ ही पलों में उस 5000 साल पुरानी व्यू रचना को चकनाचूर कर दिया। खजाने का भंडार खुल गया। अंदर एंशिएंट तकनीकें, हथियार और औषधियां भरी पड़ी थी। समर ने अपने साथी जिया, सलोनी, बाकी सभी को अपने पसंद की चीजें चुनने को कहा। उसने सलोनी के लिए एक सीक्रेट रूम भी खोला, जिसमें एक दुर्लभ तकनीक छिपी थी। लेकिन समर को असली इनाम एक विशेष कमरा मिला। यह कमरा रॉयल लेवल के स्पिरिचुअल पत्थरों से भरा हुआ था। वहां 2000 पत्थर थे, जिनमें से प्रत्येक अनमोल थे। समर और एम्परर दोनों की आंखें चमक उठी। एम्परर के मन में लालच आ गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था कि बाहर दुश्मन खड़े हैं और समर से दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ जाएगा। इसलिए स्पाइडर एम्परर ने समर से कहा, इसे हम आधा आधा बांट लेते हैं। समर ने कहा, जी मंजूर है। दोनों ने 1,000 पत्थर ले लिए। तभी एम्परर ने उसकी तरफ देखकर कहा, हमें तुरंत इन्हें अवशोषित करना शुरू कर देना चाहिए। राक्षसों की लहर कभी भी हमला कर सकती है। वो दोनों एक कोने में बैठ गए। उन्होंने साधना शुरू कर दी। समर जानता था कि आने वाला समय कठिन होने वाला है।
पर्पल स्कॉर्पियन एम्पर, लाखों राक्षस और अंततः क्रिम्सन फायर एम्पर। उसे हर हाल में तैयार होना ही था। लाखों राक्षसों की लहर के आसन खतरे को भांप कर वो जानते थे कि जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता पावर को बढ़ाना था। समर ने महल के एकांत कोने में आसन जमाया, अपने सामने 1000 स्पिरिचुअल पत्थरों का ढेर लगा दिया और दिव्य अमर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मंत्रोच्चार के साथ एक हरी पावर प्रकट हुई, जिसने भूखे स्पंज की तरह उन 1000 पत्थरों की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लिया। वो सारी एनर्जी समर के शरीर में समा गई। जो एनर्जी का भावर था वो तेजी से घूमने लगा और अब चिन्हों की संख्या 3 से बढ़कर 4 और अंततः 5 हो गई। पांचवा चिन्ह उभरते ही स्पष्ट हो गया कि समर अब 5वें स्टेज में प्रवेश कर चुका था। उधर जब समर और अन्य लोग भूमिगत खजाने में महल के साधना में लीन थे, उधर 5 सिटी पोजेंस में कोहराम मच गया था। पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश के एम्पर का क्रोध 7वें आसमान पर था। समर ने उनके कई साधकों को मारा था और वो मेन गेट सलाहकार को अपमानित किया था। चंद्र संत की पावर के भय से एम्परर ने अपना सारा गुस्सा स्पाइडर राजवंश और समर पर केंद्रित कर दिया। उसने एक अत्यंत दुर्लभ स्पिरिचुअल जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके अपने मेन सलाहकार को स्वस्थ भी किया था। पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर, जिसका चेहरा और वस्त्र उनके नाम के अनुरूप पर्पल था, उसने स्पाइडर राजवंश के विरोध में आने वाले हर सैनिक और उसने सिर से धड़ करके कुचल कर मार डाला। ऊपर विजयी मुस्कान के साथ पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर ने अपने गार्डों को ऑर्डर देकर कहा, ऑर्डर ऑर्डर, स्पाइडर राजवंश के सभी आत्मसाधकों को बंधक बना लो, फिर उनके एम्परर की तलाश करो। चाहे हमें इस जगह को तहस नहस करना पड़े, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन महल का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी जब उन्हें कोई सुराग नहीं मिला तो एम्परर की क्रूरता बढ़ गई। उसने एक बंदी की आत्मा की तलाशी ली, फिर उसे मार डाला, जिससे पता चला कि शाही महल के नीचे एक सीक्रेट खजाना रूम है। उसने तुरंत अपने लोगों को सीक्रेट रूम ढूंढने के लिए कहा, लेकिन कुछ देर बाद मेन सलाहकार ने निराश होकर इंफॉर्मेशन देकर कहा कि कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी एम्परर की अचानक नजर स्पाइडर के आकार की कुर्सी पर चली गई। उसने कुर्सी को देखकर मन ही मन में सोचा, क्या यह संभव है कि कुर्सी के नीचे सीक्रेट सुरंग अंडरग्राउंड महल हो? यह सोचकर वो कुर्सी की जांच करने लगा। उसने कुर्सी के चारों तरफ से टटोला, कुर्सी को टटोलते एक स्विच मिल गया। एम्पर ने तुरंत बिना किसी सोचे समझे स्विच को दबा दिया और एक अंधेरी सुरंग का द्वार खुल गया। उधर सुरंग का द्वार खुलते ही सलाहकार ने तुरंत चापलूसी भरे स्वर में कहा, हाइनेस को बधाई, आपने एक नजर में एक अंडरग्राउंड सुरंग को खोज निकाला। मुझे पूरा यकीन है समर वहां नीचे होगा। क्या हम नीचे जाकर उन सबको मार डालें? एम्पर ने कहा, नहीं नहीं, हम यहीं जाल बिछाकर इंतजार करेंगे। जैसे वो लोग बाहर आएंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। और वो प्लानिंग करने लगे। वहीं उधर नीचे अंडरग्राउंड महल में समर ने ध्यान लगाने की अपनी आंखें खोली और अपने शरीर में एक जबरदस्त पावर का विस्फोट किया। उसके मन में उसने सोचा, तो ये है 5वें स्टेज के मास्टर की असली पावर। उसने अपनी नई गोल्डन आंखों का परीक्षण किया, जिससे निकली रोशनी के पत्थर के स्तंभों में छेद कर दिया। वहीं जिया और अन्य साथी जो इस हलचल से जाग गए थे, वो तुरंत समर के पास आए। जिया ने उसके पास आकर कहा, समर, तुम्हें आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 5वें स्टेज में प्रवेश करने पर बधाई हो। तभी काले पीले ने हवा में कुछ सूंघा। उसकी आंखों में एक भयावह चमक आ गई। उसके चेहरे पर डर देखकर समर ने उससे पूछा, पीले तुम क्या सूंघ रहे हो? पीले ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अभी अभी पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश के मेन सलाहकार की उपस्थिति महसूस की। अगर मैं गलत नहीं तो हमारे सिर के ऊपर 2000 मीटर जमीन पर है। उसकी बात सुनते ही स्पाइडर एम्पर के होश उड़ गए। तभी समर ने पुष्टि की कि पिल्ले की नाक कभी गलत नहीं होती, जिसे स्पाइडर एम्पर ने घबरा कर कहा, अगर ये सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने तुरंत फैसला करके कहा, नहीं, हमें अभी ऊपर जाना होगा। समर ने तुरंत बोलकर कहा, रुको, तुम अभी ऊपर नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर स्पाइडर एम्पर उलझन में पड़ गया। समर ने शांत भाव में उसको समझा कर कहा, मैं आपको उनको मारने से रोक नहीं रहा हूं। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे लिए ऊपर जाल बिछाए होंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप निश्चित रूप से उनके जाल में फंस जाएंगे। ये कहने के बाद समर ने अपनी दाहिनी आंख की दिव्य दृष्टि एक्टिवेट की। गोल्डन किरणों ने टान को भेद कर ऊपर का नजारा देखा। खून से सनी जमीन, एम्पर के मृत सबऑर्डिनेट बिछाए गए जाल। ये दृश्य देखकर समर की आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट जाग उठा। उसने बुदबुदा कर कहा, पर्पल स्कॉर्पियन एम्पर और मेन सलाहकार, आज तुम लोग नहीं बच पाओगे। देर मत करो, चलो अभी ऊपर चलते हैं साथियों। वहीं स्पाइडर एम्पर जो अपनी लोगों की मौत से खबर से क्रोधित था, वो समर के पीछे चल पड़ा। तभी निकास द्वार के पास पहुंचकर समर ने कहा, मैं तुमसे तेज हूं, मैं पहले बाहर जाकर उनकी घेराबंदी तोड़ दूंगा, फिर तुम लोग मेरे पीछे पीछे आना। समर ने चिल्लाकर कहा,
पवन एलिमेंट पंख। ये चिल्लाकर समर एक नीले बॉन्डर की तरह सुरंग से बाहर निकला। जैसे वो बाहर आया, चारों दिशाओं में सफेद प्रकाश की किरणें उस पर झपटने लगी। यह एक घेराबंदी व्यू रचना थी। समर जाल में फंस चुका था। ये मेन सलाहकार ने चिल्लाकर कहा, हाइनेस, वो व्यक्ति समर है। उसे मारने के बाद हम नीचे के खजाने प्राप्त कर लेंगे। ये कहकर वो एक करीर मुस्कान के साथ उसके तरफ चल पड़ा। उसकी बात सुनकर पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर ने क्रूरता से हंसकर कहा, समर, तुम सचमुच मेरे जाल में फंस गए। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। जाल के भीतर समर ने उन्हें ठंडे निगाहों से देखकर कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सोचना मत मजाक है कि तुम मुझे आसानी से फंसा सकते हो। अपने दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके समर ने पल भर में व्यू रचना के 1000 पॉइंट से कमजोर कड़ियों को ढूंढ निकाला। उसने अपने ड्रैगन बोन वाली फिंगर से हवा में उन कमजोर पॉइंट्स पर प्रहार कर दिया। तेज आवाजों के साथ व्यू रचना में छेद हो गए। वो बिखर कर हवा में विलीन हो गई। ये देखते ही पर्पल स्कॉर्पियन एम्पर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हैरान होकर कहा, तुम इस आत्म रॉयल किंगडम लेवल के छठे स्टेज की व्यू रचना को कैसे तोड़ सकते हो? समर ने हंसकर कहा, यह तो बहुत आसान था। तुमने खुद को जरूरत से ज्यादा समझ लिया है। उसी समय स्पाइडर एम्पर और बाकी लोग भी बाहर आ चुके थे। अपने महल की बर्बादी और अपने बेटे को कुचले हुए शव को देखकर स्पाइडर एम्पर का दिल बैठ गया। उसने क्रोध के साथ आंसुओं के साथ दहाड़ कर कहा, धिक्कार है पर्पल स्कॉर्पियन एम्पर, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर्पल एम्पर ने उपहास करके कहा, क्या तुम सच में खुद को पावरफुल समझते हो? मैंने तुम्हारे आधे आदमियों को मार डाला। अब तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए और है क्या? और ये कहकर वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ गया। तभी उसका मेन सलाहकार आगे बढ़ा और बोला, हाइनेस, मुझे इस समर को मारने दीजिए। अपनी शर्म को धो डालने दीजिए। मोन पब में मिली हार के लिए उसे नासूर बन गया था। उसके समर की तरफ उंगली उठाकर कहा, आज मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन आगे से समर ने बेहोश शांत में कहा, पिछली बार मून संत ने तुम्हें जीने का मौका दे दिया, इसलिए तुम खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो। आज मैं तुम्हें इतना जोर का थप्पड़ मारूंगा कि तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर मेन सलाहकार क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में अपनी स्कॉर्पियन पावर को एक्टिवेट कर दिया और एक जोरदार पंच मारा। उसके पंच से दो विशालकाय 5000 फीट ऊंचे स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन प्रकट हुए, जो आकाश को ढककर समर की तरफ लपक गई। लेकिन आगे से समर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और काले नर्क ताबीज और गोल्डन दाव बीज की एनर्जी निकालकर एक विशाल हथेली बना दी। उसने स्टैंगल हेल फिस्ट और गोल्डन एनर्जी का सिलन कर दिया। हवा में थप्पड़ मारा। वो प्रहार इतना भयानक था कि आकाश फट गया। एक हथेली एक गोल्डन पर्वत की मेन सलाहकार के स्कॉर्पियंस पर गिरी। स्कॉर्पियन चीख भी नहीं सका और हाथ हवा में विलीन हो गया। इसके बाद वो गोल्डन हथेली नहीं रुकी। उसने सीधे मेन सलाहकार को अपनी चपेट में ले लिया। एक जोरदार धमाके के साथ मेन सलाहकार का शरीर चकनाचूर हो गया। धूल चटी और सिर्फ उसका शरीर जमीन से बाहर दिख रहा था। पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश का महान सलाहकार, जो पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस था, समर ने सिर्फ एक थप्पड़ से उसे मार गिराया था। माहौल में सन्नाटा पसर गया। न सिर्फ आसपास के आत्म साधक बल्कि स्पाइडर एम्परर और प्रिंसेस भी अवाक थे। वे पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश के कट्टर शत्रु थे। मेन सलाहकार की भयानक पावर से भारी भांति परिचित थे। स्पाइडर प्रिंसेस भी जानती थी कि वो उन सलाहकार के सामने टिक नहीं पाती। लेकिन समर, जो कुछ समय पहले पावर में उनसे कम था, उसने असंभव को संभव कर दिखाया था। अंडरग्राउंड खजाने से प्राप्त आधा स्पिरिचुअल पत्थर उसने उसको 5वें स्टेज में पहुंचा दिया था। हालांकि उनका लेवल मेन सलाहकार के बराबर था, लेकिन उसकी आक्रमण क्षमता उससे कहीं अधिक थी। जहां स्पाइडर एम्परर भी सलाहकार को एक बार में नहीं हरा सके थे, समर ने उसे एक थप्पड़ में चकनाचूर कर दिया। स्पाइडर एम्परर, जो अब खुद आत्म रॉयल किंगडम के 7वें स्टेज के मास्टर बन चुके थे, समर की तरफ देखकर एक अजीब सा खतरा महसूस कर रहे थे। उनकी दृष्टि में अब समर एक ऐसा क्रूर शिकारी बन चुका था जो अपने शिकार की हड्डी तक नहीं छोड़ता था। वहीं समर को किसी आश्चर्य और भय की परवाह नहीं थी। मेन सलाहकार को मारने के बाद उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने पुनः अपनी हथेली उठाई। हवा में 5000 फीट लंबी एक विशालकाय गोल्डन हथेली का निर्माण किया। एक जोरदार थप्पड़ सामने खड़े पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश के 100 आत्मसाधक ब्लड के कोहरे में बदल गए। समर ने एक कदम आगे बढ़ाया। दूसरा थप्पड़ 100 और मोते। वो नहीं रुका। तीसरा कदम, पांचवा कदम, और लगातार मौत का तांडव नाचता रहा। पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर, जो अब सदमे में था, वो अपनी आधी सेना को नष्ट होता देखकर क्रोध से पागल उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने दहाड़ कर कहा, समर, मैं तेरी खाल उतार दूंगा। अपने लाइफ पावर का आह्वान करके पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर समर की तरफ लपका। समर ने सिर्फ एक ठंडी और तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ रिएक्ट किया। उसके लिए 7वें स्टेज का यह एम्परर अब भय का कारण नहीं था। तभी पीछे से स्पाइडर एम्परर की आवाज आई। उसने चिल्लाकर कहा,
समर, पर्पल स्कॉर्पियन एम्पर को मेरे हवाले कर दो। उसके हाथ मेरे बेटे के खून से सने हैं। मैं आज उसका बदला लूंगा। उसकी बात सुनकर समर रुक गया। उसने स्पाइडर एम्पर की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला देखी। वो जानता था कि आत्मसाधकों के लिए अपने मानसिक राक्षस को मारना कितना आवश्यक है। अगर स्पाइडर एम्पर ने खुद बदला नहीं लिया तो उस बोझ उसकी साधना में बाधक बनेगा। समर तुरंत पीछे हट गया। पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर दूर जा खड़ा हुआ। मैदान अब दो एम्पररों के लिए खुला हुआ था। तभी पर्पल स्कॉर्पियन एम्पर ने उपहास करके कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ तुम्हारे महल के नीचे ही खजाने हैं? मैंने अब आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 7वें स्टेज में प्रवेश किया। क्या तुम सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? स्पाइडर एम्पर ने दृढ़ता से कहा, पर्पल स्कॉर्पियन एम्पर, मैंने भी 7वें स्टेज में प्रवेश कर लिया है। मैं तुम्हारे लेवल पर हूं। ये लड़ाई करो या मरो की है। या तुम मरोगी या फिर मैं मरूंगा। फाइट शुरू हो गई। दो हाई लेवल के राजवंश के अधिपति आपस में भिड़ गए। उनके पैरों के नीचे का फर्श जो 9वें लेवल के मेट्रेड से बना था उनके कदमों के दबाव से चटकने लगा। 7वें स्टेज के एम्पर के लिए ये कठोर पत्थर अब कांच के समान थे। अगर एंशिएंट सूर्य एम्पर ने इस शहर की नींव में अपनी सुरक्षात्मक छाप न छोड़ी होती तो ये पूरा शहर उनके पावर से टकराव से राख हो जाता। आकाश में विचित्र दृश्य उत्पन्न होने लगे। स्पाइडर एम्पर ने एक पंच मारा। उनके पीछे एक विशालकाय एंशिएंट स्पाइडर का प्रेत प्रकट हुआ जिसने काली जहरीली हवा उगल दी। जवाब में पर्पल स्कॉर्पियन एम्पर ने एक विशाल पर्पल स्कॉर्पियन का रूप धारण कर लिया। आकाश और पृथ्वी के बीच दो एंशिएंट जहरीले जीव एक दूसरे को फाड़ने के लिए तत्पर थे। चारों तरफ विनाश का नाच चल रहा था। समय स्थान के टुकड़े कांच की तरह बिखर रहे थे। समर ने अपने दिव्य दृष्टि से इस युद्ध का अवलोकन किया। उसने अपने साथियों की रक्षा के लिए प्रोटेक्शन व्यू रचना भी बना दी और देखा जा सकता था कि कैसे हर वार के साथ प्रकृति के नियमों और दाव का इस्तेमाल हो रहा था। समर को सीखने की क्षमता अद्वितीय थी। उसने उनकी तकनीकों का सार ग्रहण किया और एक नई समझ विकसित कर ली। तभी अचानक समर ने अपने इंडेक्स फिंगर को डायमेंशंस में 5 बार हिलाया। उसके शरीर के ऊपर 5 काले खंभे प्रकट हो गए। ये खंभे पर्वत चोटियों की तरह विशाल थे। उनसे किलिंग एनर्जी भी निकल रही थी। समर ने न सिर्फ शैडो गोर रॉयल लो बल्कि एक ही समय में किलिंग एनर्जी रॉयल लो का भी निर्माण कर लिया। सलोनी और स्काई शैडो एम्पर ये देखकर दंग रह गए। इतिहास में सिर्फ फायर एम्पर और सूर्य एम्पर जैसे ग्रह शासक ही दो रॉयल लो के एक साथ समझ पाए थे। उन्हें इसमें हजारों वर्ष लगे, लेकिन समर ने ये कुछ ही घंटों में कर लिया। ये देखकर सलोनी का चेहरा गर्व से चमक उठा। उसने मन ही मन में प्रतिज्ञा ली कि वह इस अद्भुत पुरुष का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तभी आकाश का रंग बदल गया। काले बादलों ने सूर्य को ढक लिया और ये तूफान साधारण नहीं था। ये ईश्वरीय दंड था। किलिंग एनर्जी रॉयल लो एक वर्जित पावर थी जिसे 1 लाख साल पहले किलिंग गॉड के बाद किसी ने नहीं समझा था। समर का मन एक दूसरी दुनिया में खिंच गया। उसके सामने एक रक्त रंजित दृश्य था। लाल आकाश, लाल धरती, लाखों लाशों के अंतहीन पहाड़। उस लाशों के पहाड़ की चोटी पर एक आकृति खड़ी थी। काले वस्त्र पहने वो पुरुष जिसकी पीठ पर समर की तरफ था और वह अपने हाथों में एक लंबा काला भाला थामे हुए जिसने आकाश में छेद कर दिया था। उस आकृति की उपस्थिति में इतनी भयानकता था कि समर की आत्मा कांप उठी। तभी समर के मन में डार्क नाइट एम्पर की आवाज गूंजी। उसने कहा, किलिंग गॉड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एंशिएंट युग में किलिंग गॉड यहाँ प्रकट होगा। आगे से समर ने कठिनाई से पूछा, सीनियर, क्या वो काली छाया खुद किलिंग देवता की थी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर अब उसकी आभा को सहन नहीं कर सकता। डार्क नाइट ने कहा, वो खुद किलिंग गॉड नहीं था। तुमने जो बोया है वो उसे सिर्फ मिस्टीरियस पावर का संकेत मात्र था। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने किलिंग गॉड के किलिंग एनर्जी लॉय लो को संबंध स्थापित किया है। इसके बाद उन्होंने आगे बताकर कहा, अब तुम जिस भाले का इस्तेमाल कर रहे हो वो किलिंग एनर्जी का दिव्य भाला। इसे ध्यान से महसूस करो। जब तुम में जानलेवा एनर्जी हो तब कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। समर ने उस काले भाले के पथ का अध्ययन किया। ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ भाले की स्पीड में यूनिवर्स के रॉयल लॉ समाहित थे। समर ने अपनी पूरी मानसिकता पावर लगाकर उस पथ को याद कर लिया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वास्तविकता में उसके सिर पर ऊपर मंडरा रही 50 काली एनर्जी की धाराएं एक साथ मिल गई। वे संगठित होकर आधा मीटर लंबे और काले भाले में बदल गई। उस भाले पर एंशिएंट ताबीज चमक रहे थे। उस भाले से निकलने वाली आभा इतनी विनाशकारी थी कि जिया, सलोनी और अन्य साथी भय से पीछे हट गए। उस पल समर साक्षात मौत का देवता लग रहा था। इसके बाद समर ने ऊपर देखा। स्पाइडर और स्कॉर्पियन एम्पर अभी भी बराबरी की टक्कर में उलझ गए थे। दोनों ही थक चुके थे लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। समर सोच ही रहा था कि क्या उसे बीच में आकर युद्ध को समाप्त करना चाहिए। तभी शहर की दीवारों के बाहर से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। यह आवाज किसी भूकंप से भयंकर थी। 1 लाख किलोमीटर का एरिया इस ध्वनि से थर्रा उठा। सभी ने आकाश की तरफ देखा। आकाश में इतना काला घना कोहरा छा गया था जो सूर्य की रोशनी को निगल रहा था।
ये कोहरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, ये लाखों राक्षसी जानवरों की लहर का संकेत था, जिसका भय सबको था। लाखों राक्षसी लहर अब प्रलय शुरू होने वाली थी। पंचविश नगर में विजय का उत्सव क्षणिक सिद्ध हुआ। आत्म साधकों के चेहरे पर छाया आनंद का भाव पल भर में विलीन हो गया। हवा में एक भारी दम घोटू प्रेशर महसूस होने लगा। शहर की दीवारों के बाहर से आने वाली भव्य आभा किसी एक दुश्मन की नहीं बल्कि लाखों की थी। समर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अपने अपार स्पिरिचुअल पावर से उसने महसूस किया कि शहर एक लोहे के ड्रम की तरह घिर चुका है। बाहर की उस भीड़ के सिर्फ प्यादे नहीं थे, उसने कई आभाएं महसूस की जो आत्म रॉयल किंगडम के पांचवें और स्टेज की जानवरों की थी। अगर वो खुद रॉयल किंगडम के पांचवें स्टेज पर न पहुंच पाता तो आज मौत उसकी निश्चित हो जाती। लेकिन अब उसके पास किलिंग एनर्जी रॉयल लो, किलिंग गॉड का भाला भी था, जो सबसे बड़ा उसका तुरुप का इक्का था। समर ने समय की नजाकत को समझकर स्पाइडर एम्पर की तरफ देखा और कहा, अब और देर मत करो, लाखों दानवों की लहर आ चुकी है। जल्दी से पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश के एम्पर को मार डालो, अन्यथा जब एक बार लाख दानव शहर में प्रवेश कर जाएंगे तो हम सभी निश्चित रूप से मारे जाएंगे। स्पाइडर एम्पर ने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपने ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट किया। उनके सिर के ऊपर 50,000 फीट की एक एंशियंट स्पाइडर का प्रेत प्रकट हुआ, जिसने समय की नदी से निकलकर पूरे आकाश को अपने सफेद जाले से ढक लिया। आगे से सामने खड़े पर्पल स्कॉर्पियन एम्पर ने अपनी आंखों में ठंडी चमक के साथ जवाब देकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ब्लड लाइन पावर है? मेरे पास भी ब्लड लाइन टोटम पावर है। तुरंत ही एक विशाल पर्पल स्कॉर्पियन, जो डायमेंशन का प्रतिबिंब था, जिसकी पूंछ से घातक विष टपक रहा था, आकाश से उभरा। दो एंशियंट दुश्मन स्पाइडर और स्कॉर्पियन एक बार फिर भिड़ गए। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। दोनों एम्प्रोर ने एक दूसरे का प्राणघातक हमला किया, जिससे दोनों के मुंह से खून बहने लगा और शरीर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह गतिरोध था जहां दोनों की मौत निश्चित लग रही थी। स्पाइडर प्रिंसेस, जो ये दृश्य देख रही थी, घबराकर समर के पास आई। उसने समर से रिक्वेस्ट करके कहा, समर, प्लीज मेरे पापा की मदद करो, पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर को मार डालो, अब और समय बर्बाद ना करो। वो जान चुकी थी कि समर की पावर उसके पिता से कम नहीं बल्कि शायद उससे ज्यादा ही थी। समर ने शांत भाव से सिर हिलाकर कहा, स्पाइडर प्रिंसेस, चिंता मत करो, मैं पर्पल स्कॉर्पियन को मार डालूंगा। और उसने अपना भक्षक ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया। यह भक्षक ब्लड लाइन टोटम जो यूनिवर्स की सबसे भयानक पावर्स में से एक थी। इस पावर के प्रकट होते ही दोनों एम्प्रोरों के एंशियंट जीवों के प्रेत कांपने लगे। पर्पल स्कॉर्पियन ब्लड लाइन टोटम ने खतरे को भांप लिया। वो स्पाइडर वंश को छोड़कर समय नदी में भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भक्षक ब्लड लाइन टोटम ने अपने शिकार को पहचान लिया और एक विशाल डकार के साथ उसको निगल गया। तभी स्पाइडर एम्पर ने भयभीत होकर चिल्लाकर कहा, समर, जल्दी से अपनी ब्लड लाइन टोटम को वापस ले लो, अन्यथा मेरा ब्लड लाइन टोटम समाप्त हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही समर का टोटम को भी उसको नहीं छोड़ेगा। समर ने तभी अपने उस शरीर में उसको वापस खींच लिया। उसने अपने रक्त वंश को डांट कर कहा, अब तुम तमीज से पेश आओ, अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक नई ब्लड लाइन टोटम पावर की तलाश करूंगा। अब समर की निगाहें पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर पर थी। अपनी सबसे बड़ी पावर खोने के बाद एम्परर की आंखों में पहली बार समर के लिए सच्चा भय दिखाई दे रहा था। उसे एहसास हो गया कि ये युवक साधक नहीं बल्कि एक राक्षस है। बिना एक पल गवाए पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर ने हवा में छलांग लगाई और डायमेंशन को चीरकर भागने की कोशिश की। ये देखते ही आसपास के साधक चिल्ला उठे। उनमें से एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, अरे मैंने अभी क्या देखा, क्या पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर सचमुच भाग निकला? वहीं ये देखकर स्पाइडर एम्परर हताश हो गया। उसने निराशा भरे स्वर में समर से कहा, समर, पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर भाग नहीं सकता। अगर ये आदमी बच निकला तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आगे से समर ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, स्पाइडर एम्परर, चिंता मत करो, वो भाग नहीं पाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि उसे डायमेंशन से बाहर कैसे निकाला जाए। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से एम्परर को देख लिया। उसने अपना हाथ हवा में बढ़ाया। रॉयल लो के चमकते गोल्डन और काले ताबीजों के साथ उसका अपना डायमेंशंस में हाथ घुस गया। सीधे पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर की गर्दन पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। ये सब देखकर आसपास के लोग सन रह गए। समर ने न सिर्फ उसे हराया था बल्कि उसे स्पेस के रूल्स में भी मात दे दी थी। वहीं समर ने कांपते हुए एम्परर को देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे? अब मैं तुम्हें सीधे नर्क में भेज दूंगा। ये कहकर उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला था कि स्पाइडर एम्परर ने बीच में बोलकर कहा, समर, क्या तुम पर्पल स्कॉर्पियन एम्परर को मेरे हवाले कर सकते हो? मुझे उसे अपने हाथों से मारना है। समर ने सहमति में एम्परर का शरीर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी दर्जनों हड्डियां टूट गई। स्पाइडर एम्परर ने अपनी विशाल काली तलवार निकाली और अपने दुश्मन के पास पहुंचा। उसने दहाड़ कर कहा, अरे हरामखोर, मेरे बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुमसे मेरे बेटे के खून का बदला लूंगा।
आगे से घायल पर्पल स्कॉर्पियन ने गिड़गिड़ा कर कहा, स्पाइडर एम्परर, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट बन सकता हूँ। लेकिन आगे से स्पाइडर एम्परर ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें अपना सबऑर्डिनेट बनने के लिए नहीं कहूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए। यह कहकर उसने एक भयावह विस्फोट के साथ तलवार घुमाई और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। स्पाइडर एम्परर का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने तलवार के 81 वार किए और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बार स्पिरिचुअल आक्रमण से उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद वो समर के पास आए। उसने समर का शुक्रिया अदा करके कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। समर ने विनम्रता से हाथ हिलाकर कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं और तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी बाहर गली से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये चीख सुनते ही समर का चेहरा कठोर हो गया। उसने गंभीरता से कहा, ओह नहीं यार, ये तो बाहर से लाखों राक्षसों की लहर में से कुछ भयानक शहर में राक्षस घुस आए हैं। वे तोड़कर बाहर आए और देखा कि एक दर्जन विशाल राक्षसी ईगल्स प्रोटेक्शन व्यू रचना को तोड़कर शहर में तबाही मचा रहे थे। वे अपने पंखों से वायु तलवारें बरसा रही थी, जिससे साधक कटकर गिर रहे थे। समर ने तुरंत अपना आकाश भेदने वाला भाला निकाला। 20 लाख किलोग्राम वजनीय भाला अब उसके हाथ से खिलौनों की तरह था। वो हवा में उड़ा और भाले को उस विशाल चाप में घुमा दिया। एक ही वार में गुरुत्वाकर्षण फोर्स ने कई ईगल्स को हवा में मसल दिया। अब जबकि ईगल्स उस पर झपटी तो समर ने भाले का एक और जोरदार वार किया। वे मांस के टुकड़ों में बिखर गई। साधकों ने अपने गार्ड की जय जयकार की, लेकिन समर की आंखों में खुशी नहीं थी। उसकी दूरदृष्टि ने शहर का बाहर असली मंजर देख लिया था। वहां लाखों की संख्या में राक्षस थे। स्पाइडर एम्परर ने भी स्थिति की गंभीरता को भांप लिया, इसलिए उसने समर से कहा, समर, इस बार ये राक्षस लाखों में आए हैं। अगर तुम दुश्मन को नहीं हरा सकते तो तुम अकेले भाग सकते हो। आगे से समर ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में प्लायन नहीं बल्कि युद्ध की आग थी। उसने गंभीरता से कहा, स्पाइडर एम्परर, आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी आवाज में लाइफ पावर भरकर पूरे शहर को संबोधित करके कहा, 5 पोजन सिटी के सभी आत्मसाधक मेरी आज्ञा का पालन करें। सभी ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ दीवारों पर चढ़ें। आपको उन राक्षसी जीवों को रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए आपको अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मैं रॉयल जानवर को मारने की कोशिश करूंगा। युद्ध का शंखनाद बज चुका था। समय का ऑर्डर पाते ही 5 पोजन सिटी के सभी आत्मसाधक इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने अपने स्पिरिचुअल खजाने उठाए और दीवारों पर तैनात हो गए। ये कोई नॉर्मल घेराबंदी नहीं थी, ये करो या मरो की स्थिति थी। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर 10 लाख राक्षस जीव शहर में प्रवेश कर गए तो मौत निश्चित थी। कुछ समय पहले तक और जब लड़ने वाले स्पाइडर और पर्पल स्कॉर्पियन राजवंश अब एक ध्वज के नीचे भी आ चुके थे। समर ने उन्हें एक सूत्र में पिरो दिया था। वहीं जिया, जिसका चेहरा चिंता से पीला पड़ा था, वो समर के पास आई। उन्हें दृढ़ता से कहा, समर, मैं तुम्हारे साथ रॉयल जानवर से निपटने के लिए चल रही हूँ। लेकिन आगे से समर ने तुरंत सिर हिलाकर मना करके कहा, नहीं नहीं, मैं भले ही तुम्हारी पावर पर अब गर्व करता हूँ और मैं अब 5वें स्टेज पर पहुंच चुका हूँ, तो मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकता। और मेरे पास पवन एलिमेंट के पंख हैं। रॉयल जानवर को सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। तब एक काला पिल्ला और आकाश पक्षी सांप आगे आए। उन्होंने एक स्वर में कहा, समर, 1 मिनट रुको, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों राक्षसी जानवरों के पूर्वज हैं। राक्षसी जानवरों के खिलाफ हमारा कुछ दमनकारी प्रभाव जरूर होगा। समर मान गया। उनके पावर अब रॉयल किंगडम के चौथे स्टेज पर पहुंच चुकी थी। उनका साथ इंपोर्टेंट था। उसने स्पाइडर एम्परर को शहर की रक्षा का भार सौंपा और फिर आगे बढ़ गया। बाहर का दृश्य भयावह था। हजारों राक्षस दीवारों पर चढ़ रहे थे। समर, काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप एक तूफान से बाहर निकले। समर के हाथ में आकाश भेदी बाला मौत का तांडव कर रहा था। तभी अचानक समर की नजर एक दर्जन राक्षस जानवरों से घिरी 2 लड़कियों पर पड़ी। ये वही 2 बहनें थी जिनसे वो शहर के दीवार पर मिला था। प्रीति और उसकी बड़ी बहन, और बुरी तरह घायल थी। एक विशाल राक्षसी टाइगर जो आत्म रॉयल किंगडम के तीसरे स्टेज पर था, उन पर हावी हो चुका था। टाइगर ने एक ही बार में बड़ी बहन को गिरा दिया, जिसे देखकर प्रीति ने चिल्लाकर कहा, बड़ी बहन, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। उसने अपनी तलवार घुमाई, लेकिन टाइगर के पावर के सामने वो तिनके की तरह बिखर गई। दोनों बहनें मौत के इंतजार में एक दूसरे का हाथ थामे पड़ी थी। टाइगर ने अपनी लालची आंखों से उन्हें देखा, दहाड़ कर कहा, 2 खूबसूरत लड़कियां, तुम्हारे मांस और ब्लड और स्वार वाकई स्वादिष्ट होगा। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। और वो उन पर झपट पड़ा। लेकिन जैसे वो उन पर झपटा, एक तेज तलवार की चमक से हवा को चीर दिया। समर का भाला बिजली की स्पीड से आगे आया और टाइगर के सिर को भेदता हुआ निकल गया। एक ही वार में टाइगर 2 टुकड़ों में बट गया। ये देखकर वो दोनों बहनें स्तब्ध रह गई। जिस राक्षस ने उन्हें मौत के कगार पर पहुंचा दिया था, वो इस युवक के सामने एक खिलौने की तरह बिखर गया था। तभी प्रीति ने समर को पहचान लिया और बोली,
मेरी और मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। आगे से समर ने शांत भाव से कहा, तुम दोनों का यह रहना खतरनाक है। जाओ और शहर के सेंटर में चली जाओ जहां स्पाइडर एम्परर है। तुम उसे बता सकती हो कि तुम मेरी दोस्त हो। उसे उन्हें दुर्लभ रॉयल की औषधियां और ताबीज दिए। तभी प्रीति ने संकोच करके कहा, हम ये नहीं ले सकते, ये बहुत कीमती है। लेकिन समर ने जिद करके कहा, तुम्हें इन्हें लेना होगा। ये स्पिरिचुअल औषधियां और ताबीज तुम्हें तुम्हारी बहन को सुरक्षित सिटी सेंटर तक पहुंचाने में मदद करेंगी। प्रीति ने समर के इस जिद के आगे अपने हथियार छोड़ दिए और उसकी बात मान ली। इसके बाद समर जाने के लिए मुड़ने लगा। तभी प्रीति ने चिंतित होकर उससे पूछा, समर आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं? हमारे साथ वापस चली ना। उसकी बात सुनकर समर हल्के से मुस्कुराए। उसकी बात का जवाब देकर बोला, मैं राक्षसी जानवरों के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं रॉयल लेवल के जानवर को मारने के लिए जा रहा हूँ। जैसे मैं रॉयल लेवल के जानवर को मार डालूंगा, 10 लाख जानवरों की लहर का कोई लीडर नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर न सिर्फ बहनें बल्कि आसपास के साधक समर के सम्मान में नतमस्तक हो गए। वो उनके लिए एक रक्षक बनकर उभरा था। इसके बाद समर उसके साथ ही सिटी से दूर चले गई। सामने का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई थी। ये 10 लाख की सेना नहीं बल्कि 20 लाख से अधिक जानवरों की जीवित समुद्र था। तभी काले पिल्ले ने हवा में सूंघ कर कहा, मैंने अभी अभी वहां मौजूद राक्षसी जानवरों की संख्या पुष्टि की। ठीक ठीक 29 लाख और लगभग 30 लाख जानवर हैं। अब क्या करेगा समर? क्या समर इन 30 लाख जानवरों को मार पाएगा या नहीं? क्या होगा आगे की कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।